हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कवर करेंगे 7 से 13 फरवरी के करंट अफेयर्स। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट करते हैं पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हमारे पास हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट ई कैबिनेट। यहाँ पर सब कुछ ई कैबिनेट के थ्रू होगा, मतलब कि यहाँ पर पेपर वर्क बिल्कुल भी नहीं होगा। जनरली इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्टेप लेते हुए ये सब हमारे पास डिक्लेरेशन की है जयराम ठाकुर जी ने। डू रिमेंबर जयराम ठाकुर जी हमारे पास कौन है? ही इज द सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और बंदारू दत्तात्रेय, ठीक है, बंदारू दत्तात्रेय हमारे पास कौन है? ये हमारे पास है गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश शुरू से एक स्टेट नहीं था। 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को इसको एक यूटी का दर्जा दिया गया, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को। और याद रखिएगा 25 जनवरी 1971 को, 25 जनवरी 1971 को हमारे पास 1971 को हिमाचल प्रदेश को स्टेट का दर्जा दिया गया, ठीक है। और यहां पर हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को यूज करना शुरू कर दिया है सभी तरह के कामों के लिए। अगर मैं स्टूडेंट बात करूं कैपिटल की, तो हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल्स आपको देखने को मिलेंगी, एक है शिमला और दूसरी है धर्मशाला, ठीक है। तो शिमला तो वैसे ही बहुत ही फेमस है, अंग्रेजों के टाइम से ये बहुत ही फेमस सिटी रहा है, लेकिन आज़ादी के बाद भी ये बहुत ही फेमस रहा। तो शिमला में कई ऐतिहासिक इमारतें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन मेरा क्वेश्चन आज थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा क्वेश्चन ये है कि 1972 में शिमला में एक ऐतिहासिक समझौता हमारे पास देखने को मिला इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसको शिमला एग्रीमेंट कहा जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि 1972 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, तो इंदिरा गांधी के साथ ये एग्रीमेंट पाकिस्तान के किस काउंटर पार्ट ने साइन किया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि 1972 का जो हमारे पास शिमला एग्रीमेंट हुआ था, वो हमारे पास इंदिरा गांधी ने अपने किस काउंटर पार्ट यानी पाकिस्तान से किस डेलीगेट के साथ साइन किया था? ओके, सो ये हमारे पास इंदिरा गांधी जी ने साइन किया था जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ, ठीक है। और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुए ऐतिहासिक एग्रीमेंट में से एक है, ठीक है, जो कि साइन हुआ था 1972 में। चलिए जी आगे चलते हैं। हमारे पास GLC टू एग्रीकल्चर हैज बीन फिक्स्ड फॉर 2021-2022, ठीक है, GLC टू एग्रीकल्चर। तो दैट इज ग्राउंड लेवल क्रेडिट। ग्राउंड लेवल क्रेडिट हमारे पास जो फिक्स किया गया है एग्रीकल्चर के ऊपर जो खर्चा किया जाएगा, दैट इज 16.50 लाख करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022, यानी जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए हमारे पास जो खर्चा किया जाएगा वो 16.5 लाख करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा, जो कि पिछले साल के कंपैरेटिवली कितना ज्यादा है? 10% ज्यादा है। ये हमारे पास अनाउंसमेंट कहाँ हुई है? बजट के सेशन के दौरान। आपको बता दूं स्टूडेंट, इकोनॉमिक सर्वे ने हमारे पास क्या बताया कि हमारे पास ड्यूरिंग द लॉकडाउन एक एग्रीकल्चर सेक्टर ही एक सिल्वर लाइनिंग सेक्टर के रूप में सामने आया, जिसने मोर देन 3% की ग्रोथ रेट अटेन की है। बाकी ज्यादातर सेक्टर्स में आपको नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली है। तो यहां पर आप देखिएगा कि अभी कितना पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एलोकेट किया गया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट एक चीज और यहां पर मैं बताना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है, क्या कि हमारे पास अभी एग्रीकल्चर को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन दिया है कि वो एक नया सेस इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं AIDC के नाम से। सो दैट इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। डू रिमेंबर द फुल फॉर्म, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। अब बच्चों सेस क्या होता है? सेस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ टैक्स, ठीक है। अभी एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए स्पेशल टैक्स लगाया जाएगा और कई सारी चीजों पे लगाया जाएगा, लेकिन खास बात क्या है कि AIDC हमारे पास इंपोज पेट्रोल और डीजल पे भी किया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहले ही आसमान छू रही हैं, और अभी इस स्टेप की वजह से, गवर्नमेंट के इस गलत स्टेप की वजह से, मैं कहूंगा गलत स्टेप, क्योंकि यहां पर आप देखिएगा कि पहले ही पेट्रोल डीजल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं और गवर्नमेंट के स्टेप की वजह से और प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो ₹2.5 जो है पेट्रोल के ऊपर हमारे पास कितना ये AIDC लगाया गया है? पेट्रोल के ऊपर है ये ₹2.5 पर लीटर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमारे पास ये डीजल के ऊपर कितना चार्ज किया जा रहा है? AIDC एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस हमारे पास डीजल के ऊपर कितना चार्ज किया जाएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, डीजल के ऊपर ये चार्ज रहेगा ₹4 लीटर,
₹4 पर लीटर, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है और इससे डीजल की कीमतें बढ़ेंगी और अल्टीमेटली महंगाई भी देश में बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये हमारे पास एक एग्रीकल्चर का नाम लेकर एक नया टैक्स जो है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, लेकिन स्पेशली पेट्रोल डीजल जो है वो काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहे हैं, तो इनके बारे में आप पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेट्स रुपीज, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही न्यूज है, ₹16,000 करोड़ फॉर PMFBY, तो दैट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए यहां पर कितना पैसा लोकेट किया गया है? 16,000 करोड़ रुपए। देखिए फसल बीमा योजना की मैं बात करूं तो यहां पर स्टूडेंट समझिएगा कि 3 तरह की क्रॉप्स के लिए फसल बीमा योजना गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। एक तो है खरीफ क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप्स के लिए प्रीमियम जो जाता है वो कितना जाता है? 2%। याद रखिएगा खरीफ क्रॉप के लिए प्रीमियम कितना जाता है? 2%। रबी क्रॉप्स के लिए कितना जाएगा? 1.5%। रबी क्रॉप्स के लिए कितना जाएगा? 1.5%। हॉर्टिकल्चर फल और सब्जियों के लिए ये कितना जाएगा? लगभग 5%। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किस क्रॉप के लिए कितना हमारे पास प्रीमियम जो है वो पे करना पड़ता है। प्रीमियम क्या होता है स्टूडेंट? बच्चों ध्यान से सुनना, प्रीमियम वो अमाउंट होती है जो इंश्योरेंस लेने के लिए आपको पे करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपकी क्रॉप की जो भी कीमत है उसका 5% आपको प्रीमियम के रूप में पे करना पड़ेगा अगर आप फल और सब्जियां उगा रहे हैं। अगर रबी क्रॉप है तो दैट इज 1.5%, खरीफ क्रॉप है तो 2%। तो ये जो पॉइंट्स है वो आपको क्लियर रहने चाहिए अच्छे से। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की, तो भारत में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए एक कंपनी अलग से काम करती है, AIC, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हां, याद रखिएगा गवर्नमेंट की कंपनी है जो कि हमारे पास एस्टैब्लिश हुई थी 2002 में, और इसके करंट MD कौन है? MK पोद्दार। जी हां, याद रखेंगे MK पोद्दार इज द करंट MD, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको पता रहना चाहिए कि ये पर्टिकुलर एंटिटी हमारे पास एग्रीकल्चर इंश्योरेंस को टैकल करती है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट, पता नहीं गवर्नमेंट उसको अचीव कर पाएगी या नहीं, लेकिन गवर्नमेंट बार बार एक ही लाइन रटती है, वो क्या कि 2022 तक हमें फार्मर की इनकम को डबल करना है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि 2022 का टारगेट लेकर चल रही है गवर्नमेंट फार्मर की इनकम डबल करने के लिए। अब ये पता नहीं कि वो हो पाएगी या नहीं, ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल डिक्लेरेशन दी है वही मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। चलिए, अगर मैं एग्रीकल्चर की यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो पंजाब से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। हमारे भारत की सबसे ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में से तीसरी सबसे ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है PAU, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। ये थर्ड ओल्डेस्ट है, तीसरी देश की सबसे पुरानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में आपको देखने को मिलेगी। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से स्टूडेंट ये है कि ये हमारे पास कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि लुधियाना में है, इसको कौन से ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था? ओके, करेक्ट आंसर स्टूडेंट 1962। करेक्ट आंसर याद रखेंगे, करेक्ट आंसर है 1962। चलिए जी आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज हमारे पास इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। तो देखिए स्टूडेंट, 45th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर हमें देखने को मिला कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो हर साल जो इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलता है। तो लिटरेचर में तो हमारे पास अगर हम बात करें, वेस्ट बंगाल का अलग ही भारत के इतिहास में योगदान रहा है और हर साल कोई ना कोई फोकस कंट्री होती है। तो इस बार की हमारे पास जो थीम कंट्री या फोकस कंट्री है वो है बांग्लादेश, और यहाँ पर इंडिया के साथ कई सारी चीज़ों में इस बार जो बांग्लादेश है वो थीम कंट्री रहा या पार्टनर रहा। और इस साल बांग्लादेश ने ऑब्जर्व किया था 2021 में 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर हैं। उनकी 100 बर्थ एनिवर्सरी की वजह से बांग्लादेश जो है वो कई सारी चीज़ों में इंडिया का जो है वो पार्टनर रहा। और इस बार आप देखेंगे कि जो इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर हुआ है वहां भी हमारे पास पार्टनर रहा है बांग्लादेश। अब एक चीज़ मैं और आपको स्टूडेंट बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है, जब भी हम बात करते हैं कोलकाता की तो याद रखिएगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आपको कहां देखने को मिलेगी? कोलकाता में। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, अगर कभी भी पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आपको याद रखना है ये आपको कोलकाता में देखने को मिलेगी, जो कि ब्रिटिशर्स के दौरान एस्टेब्लिश हुई थी 1836 में, 1836 में कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में एस्टेब्लिश हुई थी। 1836 में कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में एस्टेब्लिश हुई थी और आज इसको हम जानते हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के रूप में। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हमारे पास आपको देखने को मिलेगा कोलकाता में। एक स्टूडेंट मैं और बताना चाहूंगा, कई सारे भारतीय न्यूज़पेपर उनकी प्रिंटिंग भी सबसे पहले कहाँ हुई थी? कोलकाता से शुरू हुई थी। कई सारे फेमस न्यूज़पेपर, जैसे कि अगर मैं बात करूं, भारत का पहला हिंदी न्यूज़पेपर जो कंसीडर किया जाता है वो है उड़ंत मार्तंड।
ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, भारत का जो पहला हिंदी न्यूज़पेपर है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो उसको हम उड़न मार्तंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, इस न्यूज़पेपर के एडिटर का नाम बताइए। हाँ जी, उड़ंत मार्तंड जो हमारे पास न्यूज़पेपर है उसके एडिटर का नाम बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इसको फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर कंसीडर किया जाता है उड़ंत मार्तंड को। ठीक है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए स्टूडेंट। ओके, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जुगल किशोर शुक्ला, जी हाँ याद रखिएगा, जुगल किशोर शुक्ला वो पर्सन थे जो एडिटर थे उड़ंत मार्तंड के, और इसको फर्स्ट मेजर हिंदी न्यूज़पेपर जिसकी प्रिंटिंग हमारे पास कोलकाता शुरू हुई थी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑफशोर विंड फार्म। तो भाई हमारे पास साउथ कोरिया में प्रेसिडेंट है मून जे इन, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि 43 बिलियन, एक बहुत भारी भयंकर अमाउंट, उसको यूज करके वर्ल्ड का बिगेस्ट ऑफशोर विंड फार्म ये डेवलप करेंगे साउथ कोरिया की ग्रीन हमारे पास एक साउथ कोरिया के अंदर, और ग्रीन न्यू डील यहां पर हुई है। और देखिए साउथ कोरिया ने हमारे पास एक प्लेज लिया है कार्बन न्यूट्रल होने का 2050 तक। तो कार्बन न्यूट्रलिटी, जो कार्बन का उत्सर्जन है वो ये जीरो करेंगे। देखिए साउथ कोरिया बड़ी इकोनॉमीज में से एक है, ठीक है, और काफी हद तक जो कार्बन का मिशन है यहाँ से होने को हमारे पास देखने को मिलता है। कैपिटल है यहाँ की सियोल, ठीक है, और कई सारे बड़े ब्रांड जो हैं जैसे LG है, सैमसंग है, ठीक है, Hyundai है, ये सब साउथ कोरियन ब्रांड्स हैं। तो कैपिटल यहाँ की सियोल है, प्रेजेंट है हमारे पास अगर हम बात करें मून जे इन, ठीक है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, ठीक है, करेंसी आपको जो देखने को मिलेगी साउथ कोरियन वॉन, ठीक है। और अगर हम स्टूडेंट यहाँ पर बात करें, इंडिया के भी काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अभी हमारे डिफेंस के जो हेड हैं, हमारे आर्मी के जो हेड हैं, ठीक है, मनोज मुकुंद नरवाने, उनकी अभी विजिट हुई थी कुछ समय पहले साउथ कोरिया के अंदर। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें तो अभी यहाँ पर अगर हम एक चीज को और समझे, यहाँ पर साउथ कोरिया के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, 56% से ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर एथीस्ट है। एथीस्ट का मतलब वो किसी धर्म को नहीं मानती। तो साउथ कोरिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर मेजर जो पीपल हैं वो किसी भी धर्म को नहीं मानते। 56% ऑफ द पीपल कंसिडर देमसेल्फ एज एथीस्ट। तो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग बात। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जो साउथ कोरिया है उसके काफी ज्यादा स्ट्रेंगल्ड रिलेशन है नॉर्थ कोरिया के साथ। सो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाले रिलेशन है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर है उसको किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसको जाना जाता है 38th पैरेलल। जी हाँ, जो बॉर्डर है इन दोनों के बीच में उसको किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट? 38th पैरेलल के नाम से, ठीक है। सो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली, तो आप ये याद रखें। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास फिर से एनर्जी से रिलेटेड है। वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन नॉर्थ सी। तो यहां पर आप देखिएगा कि जो डेनमार्क है, देखिए एनर्जी को लेकर कितने सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो डेनमार्क जो है वो बनाने जा रहा है वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइलैंड, आर्टिफिशियल आइलैंड होगा जो कि नॉर्थ सी में होगा। अगर हम बात करें इसके लिए काफी ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा और ये इतना कैपेबल होगा कि 10 मिलियन हाउस होल्ड्स को ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके। इसके लिए 200 बिलियन 210 बिलियन डेनिश क्रोन, ठीक है, डेनिश हमारे पास जो करेंसी यहाँ की वो खर्च की जाएगी, जो कि लगभग इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें 2.4 लाख करोड़, एक बहुत ह्यूज अमाउंट। इससे क्या होगा स्टूडेंट, जो डेनमार्क है अपने एमिशन जो है कार्बन एमिशंस को, ग्रीन हाउस एमिशंस को कम कर पाएगा 70% ऑफ 1990 लेवल 1990 के लेवल से 2030 तक। देखो एक इसमें एक चीज बताना चाहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया ने भी कुछ ऐसी प्लेज की है। इंडिया ने क्या कहा है कि इंडिया विल रिड्यूस, इंडिया ने क्या कहा है, देखिए ध्यान सुनिएगा, इंडिया विल रिड्यूस 33 to 35% ऑफ इट्स कार्बन एमिशन लेवल, ठीक है, ऑफ इट्स कार्बन एमिशन, जो कि हमारे कार्बन एमिशन है उनको हम रिड्यूस करेंगे। थोड़ा सा मैं यहां पर करेक्ट कर देता हूं। ओके, सो हम अपने 33 to 35% कार्बन एमिशन लेवल को रिड्यूस करेंगे। कब तक ये किया जाएगा स्टूडेंट्स? 2030 तक, 2030 तक। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि कब कौन से लेवल का, बाय ऑफ लेवल ऑफ
2005, 2005 के लेवल में हम जितना कार्बन एमिशन करते थे ऑफ 2005 लेवल, उसमें हमारे पास हम कमी लाएंगे 33-35%। तो ये भी आपने याद रखना है कितने परसेंट कमी लाने का हमने टारगेट रखा है। तो 2005 के जितने भी हमारे कार्बन एमिशन हुआ करते थे 2030 तक उसमें 30-35% कार्बन एमिशन की कमी लाएंगे, ये हमने कहीं ना कहीं प्लेज किया है। तो आप यहां पर ये जो पॉइंट्स हैं वो याद रखिएगा। देखिए जब हम बात करते हैं डेनमार्क की, तो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, ठीक है, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। तो अब ये डेनमार्क जो है इतना बड़ा डिसीजन ले चुका है, एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, सिर्फ किसके लिए, सिर्फ हमारे पास एनर्जी यहां पर एनहांस करने के लिए, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि एक टर्म हमारे पास यूज होती है जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, स्कैंडिनेविया, ठीक है, एक टर्म हमारे पास यूज होती है स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो स्कैंडिनेविया में हमारे पास 3 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि डेनमार्क नॉर्वे के अलावा तीसरी कंट्री कौन सी है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में 2 कंट्रीज तो है हमारे पास, डेनमार्क और स्वीडन। आप मुझे तीसरी कंट्री का नाम जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जल्दी से कि तीसरी कंट्री यहां पर कौन सी है जब हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करते हैं। तो तीसरी कंट्री स्टूडेंट हमारे पास नॉर्वे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 3 कंट्रीज आ जाती हैं, ठीक है, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। तो इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास श्रीधर वेम्बू अपॉइंटेड एज टू एनएसए बोर्ड, ठीक है। अब ये एनएसए क्या है, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है, श्रीधर वेम्बू। अब ये अगर हम बात करें जोहो ऐप के फाउंडर हैं, और जोहो ऐप हमारे पास एक ऐसी ऐप है जिसमें हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात की जाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अलावा ये एक इंटरनेट सेंसेशन हमारे पास एक तरह से ऐप कंसीडर की जा रही है। तो नेशनल सिक्योरिटी हमारे पास एडवाइजरी बोर्ड में इनको जगह क्यों दी गई। देखिए आज की डेट में क्या है कि कई सारी चाइनीज ऐप के ऊपर जैसे एक क्वेश्चन मार्क आया था कि कई सारी चाइनीज ऐप इंडियन पर्सन्स का डाटा चुरा रही हैं और उसको चाइना भेज रही हैं। तो ऐसे लोगों का हमारे पास सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में होना जरूरी है ताकि वो इन चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग कर सके। देखिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड जो है, अगर मैं उसकी बात करूं तो यहां पर एक हमारे पास बॉडी होती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके अंदर ये 3 बॉडीज आती है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर तो हमारे पास 3 बॉडी आती हैं, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सेक्रेटेरिएट रिप्रेजेंटेड बाय द जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट एनएससी की, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इस पर्टिकुलर एंटिटी की जब मैं बात करता हूं, इसको 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एस्टेब्लिश कराया था। जी हाँ, याद रखेगा हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को एस्टेब्लिश किसने कराया था, 1998 में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, इन्होंने हमारे पास ये एस्टेब्लिश किया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन किसकी होती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, जब मैं बात करता हूं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की। याद रखिएगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर राइट नाउ कौन है, अजीत डोवाल, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, अजीत डोवाल, ठीक है, जिनको हमारे पास जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिनको और किस नाम से जाना जाता है, जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया। चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास इसरो सेट टू लॉन्च ब्राजील एमेजोनिया 1। देखिए ब्राजील हमारे पास एक बड़ी कंट्रीज, और जहां पर आपको एक बहुत वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर में से एक देखने को मिलेगी, अमेजन रिवर, ठीक है। वर्ल्ड की जो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है वो है अमेजन, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल। याद रखिएगा बच्चों, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो है नाइल, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है अमेजन। और ब्राजील इसी के नाम पर हमारे पास एक सैटेलाइट अपनी लॉन्च कराने जा रहा है हमारे पास, किसके थ्रू, इसरो के थ्रू। तो सैटेलाइट का नाम होगा हमारे पास एमेजोनिया 1, और इसको हमारे पास लॉन्च किया जाएगा पीएसएलवी के थ्रू, पीएसएलवी C51। सो पीएसएलवी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और यहां पर आप देखिएगा कि ये इसरो का 2021 का पहला स्पेस मिशन होगा, जिसमें इसरो क्या करेगा, हमारे पास एमेजोनिया 1 के साथ कुछ और 20 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करेगा। अब देखिएगा ये सब किसके द्वारा हो रहा है, एमेजोनिया 1 को लॉन्च करने के लिए इसरो की कमर्शियल आर्म काम करेगी, दैट इज NSIL। देखिए इसरो की जब मैं बात करता हूं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी 2 कमर्शियल आर्म्स हैं जिनका काम पैसा कमाना है। एक तो है NSIL, दैट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और दूसरी है अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा, एक तो है NSIL, ठीक है, दैट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और इसके अलावा दूसरी जो कमर्शियल आर्म है इसरो की उसका नाम है अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन। और स्टूडेंट इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि इसरो के करंट चेयरमैन कौन है, K. सिवान। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए, रेलिवेंट है।
अगर मैं बात करूं ये जो सैटेलाइट लॉन्चिंग की बात है, ये हमने ब्रिक्स समिट के दौरान डिसाइड की थी। इंडिया और ब्राजील एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप के मेंबर हैं जिसका नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, अ ग्रुप ऑफ बिग डेवलपिंग नेशंस। ब्रिक्स हमारे पास अ ग्रुप ऑफ बिग डेवलपिंग नेशन, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज आते हैं। अब स्टूडेंट जो एग्जाम पॉइंट है, उसे इंपॉर्टेंट चीज जो रेलिवेंट है, जो आपने याद रखनी है, वो क्या, वो देख लेते हैं जरा। देखिए इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या जाती है कि हमने ब्राजील को ये कमिटमेंट कब की थी, जब हमारे पास जो 2018-19 का ब्रिक्स समिट था, उस समय हमने ये कमिटमेंट की थी। ठीक है, अब 2021 का जो ब्रिक्स समिट होना है, 2021 का जो ब्रिक्स समिट होना है, उसका होस्टिंग कंट्री है इंडिया। 2021 का ब्रिक्स समिट इंडिया में होना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ये ब्रिक्स का कौन सा समिट है, ये ब्रिक्स का कौन से नंबर का समिट है। ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट, ये ब्रिक्स का कौन सा समिट है, ब्रिक्स का 13th समिट है। ठीक है, 13वां समिट है जो इस साल 2021 में होगा, और जिसकी होस्टिंग कौन करेगा, इंडिया। होस्टिंग करने का मतलब स्टूडेंट ये भी रहेगा कि इस साल के जो मीटिंग के चेयर होंगे, इस साल की जो ब्रिक्स समिट के चेयर होंगे, वो कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी होंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो इंडिया फर्स्ट जियो थर्मल प्रोजेक्ट, तो इंडिया का पहला जियो थर्मल प्रोजेक्ट हमारे पास लगने जा रहा है कहां पर, लद्दाख में। डू रिमेंबर द थिंग कि ये प्रोजेक्ट हमारे पास कहां लगने जा रहा है, लद्दाख में। अब जियोथर्मल की अगर मैं स्टूडेंट बात करूं, जियोथर्मल क्या होता है, देखिए कुछ जगहों पर अर्थ के अंदर क्या होता है कि हमारे पास गर्म पानी, अगर आपको सुना हो कि गर्म पानी देखने को मिलता है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो इसी को यूज करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। सो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख, ठीक है, यानी कि यहां पर अगर आप देखें लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, और इसने ओएनजीसी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें इंडिया का पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो पूगा विलेज में बनाया जाएगा, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन, भारत का पहला जियोथर्मल एनर्जी प्लांट हमारे पास कहां देखने को मिलेगा, दैट इज इन लद्दाख। और देखिए यहां पर हॉट स्प्रिंग्स है, हॉट स्प्रिंग्स का मतलब गर्म पानी के चश्मे, जिसको हिंदी में बोलते हैं मड पूल्स हैं, सल्फर और बोरक्स के डिपॉजिट यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ हमारे पास सिस्टमेटिक डायग्राम है कि किस तरह से हम हीट का यूज करते हुए हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ वेल स्टीम वाटर करेंगे, और उसके बाद हीट एक्सचेंजर होगा और टरबाइन से हम इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करेंगे। तो ये कुछ ना कुछ मॉडल होता है जो फॉलो किया जाता है। और भारत के अंदर पहला जो हमारे पास, याद रखेगा, जियोथर्मल प्रोजेक्ट कहां लगे जा रहा है, लद्दाख में। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, आर के माथुर। डू रिमेंबर दैट, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, आर के माथुर। और इसके अलावा लद्दाख भारत की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है एरिया वाइज। एरिया वाइज जो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी वो लद्दाख है। आपको मैं स्टूडेंट एक चीज और यहां पर बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लद्दाख का जो ओल्ड नेम है वो आप याद रखेंगे। ठीक है, ओल्ड नेम ऑफ लद्दाख मारियुल। ठीक है, याद रखिएगा, ओल्ड नेम ऑफ लद्दाख जो है वो है मारियुल। और लद्दाख के बारे में एक क्वेश्चन यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है, कि लद्दाख में अभी रिसेंटली एक वेटलैंड, ठीक है, अभी एक वेटलैंड जो है वो हमारे पास देखने को मिला था, जिसको रैमसर साइट में कंसीडर किया गया था। तो आप जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि विच लद्दाख वेटलैंड रिसेंटली एडेड इनटू रैमसर साइट, विच लद्दाख वेटलैंड रिसेंटली एडेड इनटू रैमसर साइट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, तसोकर वेटलैंड। ठीक है, तसोकर वेटलैंड जो है वो हमारे पास एक साइट है, कहां पे, लद्दाख में, जिसको रामसर वेटलैंड साइट्स में ऐड किया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट कंसीडर की जाती है। और लद्दाख का जो ओल्ड नेम है वो भी आपसे एग्जाम में पूछा सकता है, मारियुल। ठीक है, याद रखिएगा मारियुल। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, आर के माथुर। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास पोस्टेज स्टैंप ऑन गुजरात हाई कोर्ट, तो गुजरात हाई कोर्ट की डायमंड जुबली थी, 60 ईयर कंप्लीट हुए हैं, तो कॉमेमोरेटिव एक यादगार पोस्टल स्टैंप जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इश्यू की गई। तो पोस्ट ऑफिस की जब मैं बात करता हूं, तो पोस्ट ऑफिस लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर भारत में शुरू हुए थे। ठीक है, और यहां पर आप देखिएगा कि अगर हम बात करें 60 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि अगर हम देखें गुजरात हाई कोर्ट, तो 60 ईयर से ये लगभग सर्व कर रही है गुजरात के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको। तो अगर हम बात करें इंडिया की ओल्डेस्ट हाई कोर्ट की, तो स्टूडेंट याद रखिएगा इंडिया की ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट, और ये एस्टेब्लिश हुई 2 जुलाई 1862 को। कलकत्ता हाई कोर्ट ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है, जो कि 2 जुलाई 1862 को हमारे पास एस्टेब्लिश हुई थी। अगर हम बात करें हाई कोर्ट एक्ट आता है 1861 में, जी हाँ याद रखिएगा, हाई कोर्ट एक्ट आता है 1861 में, जिसके थ्रू भारत में हाई कोर्ट्स एस्टेब्लिश हुई थी बच्चों।
और ये हाईकोर्ट एक्ट किसके टाइम पर आया था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर। जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा हाईकोर्ट एक्ट, और उसी के थ्रू भारत में हाईकोर्ट एस्टेब्लिश हुई। और भारत की जो पहली हाईकोर्ट थी वो थी कैलकाटा हाईकोर्ट। डू रिमेंबर दैट, भारत की जो पहली हाईकोर्ट थी वो थी कैलकाटा हाईकोर्ट। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं हमारे पास। अगर आगे हम बात करें, इस समय भारत में कई सारी हाईकोर्ट्स काम कर रही हैं और अपना काम बहुत अच्छे से निभा रही है, लेकिन हर हाईकोर्ट की एक जुरिस्डिक्शन होती है। जुरिस्डिक्शन का मतलब कि जहां तक वो फैसला हमारे पास ले सकते हैं। मान लीजिए कुछ आइलैंड्स वगैरह हैं या कुछ स्टेट्स की हमारे पास जॉइंट हाई कोर्ट होती है, तो किसी हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कहां तक होगी ये कौन डिसाइड करता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। दैट इज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, दैट इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, दैट इज डिसाइडेड बाय अदर पार्लियामेंट। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि एक हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कौन डिसाइड करता है? एक हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन डिसाइड करने की पावर किसके पास होती है? ओके, डू रिमेंबर स्टूडेंट, हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कहां तक होगी ये डिसाइड करने की पावर केवल और केवल पार्लियामेंट के पास होती है, सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट के पास नहीं होती। ठीक है, तो ये एक पॉलिटी का अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास न्यू एक्टिंग चीफ ऑफ सीबीआई। सीबीआई की अगर मैं बात करूं तो परवीन सिन्हा हमारे पास बने हैं एक्टिंग यहां पर चीफ, और यू कैन से डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई। ठीक है, ऋषि कुमार शुक्ला की इन्होंने जगह ली है। देखिए सीबीआई की अगर मैं बात करूं, सीबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था 1941 में, और उस समय इसका नाम होता था स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। बाद में इसको रीनेम किया गया 1963 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो याद रखिएगा कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो ओल्ड नेम है वो है स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। अभी क्या ट्रेंड एक सेट हुआ स्टूडेंट कि भारत के कई सारे राज्यों ने सीबीआई की एंट्री अपने यहां बैन कर दी है। तो क्योंकि एक समझने की कोशिश कीजिए, सीबीआई टेक्निकली अगर हम देखें सेंट्रल पुलिस की तरह है, तो हर राज्य की अपनी पुलिस होती है। तो पहले तो क्या था कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है कि जो कांग्रेस ओरिएंटेड स्टेट्स हैं या जो एंटी बीजेपी स्टेट्स हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने यहां पर एक ट्रेंड सेट कर दिया और सीबीआई की एंट्री बैन कर दी, जिसमें महाराष्ट्र भी है, केरल भी है, राजस्थान भी है। ठीक है, कई सारे स्टेट्स हैं। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, 9 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर एंट्री करने से पहले, सीबीआई को काम करने से पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। तो 9 स्टेट इस समय ऐसा हमारे पास सीबीआई के साथ कोऑपरेट एक तरह से नहीं कर पा रही। ठीक है, अगर मैं बात करूं सीबीआई हमारे पास इंटरनल जो बड़े केसेस होते हैं उनको हैंडल करने का काम करती है। लेकिन एक बात याद रखिए स्टूडेंट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है जिसका काम होता है हमारे पास टेररिज्म से रिलेटेड क्राइम को हैंडल करना, उसका नाम है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट एजेंसी है जिसका काम होता है टेररिज्म से रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं हैंडल करना। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि एनआईए के करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए। एनआईए के डायरेक्टर जनरल का नाम, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ओके, सो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल है वाई सी मोदी। टू रिमेंबर द नेम वाई सी मोदी। नेक्स्ट हमारे पास इन अ रिफॉर्मिंग डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहां पर क्या होने जा रहा है, बेंगलुरु बेस्ड बेलाट्रिक्स एरोस्पेस नाम से कंपनी है जो लॉन्च करने जा रही है टैक्सी इन स्पेस। ये क्या करेगी, छोटे जो सैटेलाइट्स हैं उनको उनके ऑर्बिट्स में पहुंचाने में काम करेगी। इसके लिए बेलाट्रिक्स एरोस्पेस नाम की जो इंडियन स्पेस कंपनी है उसने हमारे पास कॉन्टैक्ट किसके साथ किया है, एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया है, स्काई रूट एरोस्पेस के साथ। स्टूडेंट देखिएगा, पिछले कुछ टाइम में हमने बात की स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में। तो इसका जो हेडक्वार्टर है स्काई रूट एरोस्पेस का, ये आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट हैदराबाद में। जी हाँ, इसका स्काई रूट एरोस्पेस ये एक बड़ी स्पेस कंपनी भारत के रूप में भारत के अंदर बनती जा रही है। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद में, और इसके करंट जो सीईओ एंड फाउंडर हैं वो कौन है, पवन कुमार। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, पवन कुमार चंदाना। पवन कुमार चंदाना, ठीक है, इसके करंट सीईओ हैं, और बहुत जल्द ये लॉन्च करेंगे हमारे पास डिफरेंट लेवल के सैटेलाइट्स, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, और अगर हम बात करें स्टूडेंट, ये अपने आप में एक बड़ी न्यूज है कि हमारे पास कौन सी इंडियन कंपनी टैक्सी इन स्पेस नाम से एक सर्विस लॉन्च करने जा रही है। तो उसका नाम हमारे पास क्या रहेगा, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। और उसके लिए उसने एक और इंडियन स्पेस कंपनी के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है, उस स्पेस कंपनी का नाम हमारे पास क्या है, स्काई रूट एरोस्पेस। तो यानी कि बेसिकली हमने दो इंडियन स्पेस कंपनीज की स्टूडेंट यहां पर बात की, लेकिन मेजर स्पेस कंपनी उसमें से स्काई रूट एरोस्पेस है। एक और स्पेस से रिलेटेड स्टूडेंट हमारे पास न्यूज आ जाती है, वो क्या कि फर्स्ट ऑल सिविलियन मिशन टू स्पेस, कि इसमें क्या होगा कि सिविलियंस को ही स्पेस में भेजा जाएगा
और इसका हमारे पास नाम होगा, इस मिशन का नाम होगा इंस्पिरेशन 4। और ये मिशन कौन एग्जीक्यूट करेगा? नो डाउट वर्ल्ड की सबसे बेस्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी जिसका नाम है स्पेसएक्स। तो इस मिशन को कमांड करेंगे जेरेड इसकमैन, ठीक है, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है। आपको बता दूं कि स्टूडेंट कि जो स्पेसएक्स है वो बहुत तेजी से काम कर रहा है, और अभी एक पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी बनी थी जिसने एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट में भेजा था और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचा दिया था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी माइलस्टोन था कि किसी प्राइवेट स्पेस कंपनी ने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा। उसके अलावा स्पेसएक्स बहुत तेजी से नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कि पूरे वर्ल्ड में फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना। उसके लिए जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका नाम मैं कई लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं, स्टारलिंक प्रोजेक्ट। जी हाँ, याद रखिएगा, स्पेसएक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट मिशन ऑनगोइंग है वो है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। मेरा क्वेश्चन अभी स्पेसएक्स से रिलेटेड ही है। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसके जो सीईओ हैं स्पेसएक्स के, वो एलन मस्क है, वर्ल्ड फेमस है, लेकिन यहां पर हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ स्पेसएक्स? वो एक फीमेल है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हाँ जी, नेम द प्रेसिडेंट ऑफ स्पेसएक्स। ओके, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, नाम है हमारे पास ग्वेन शॉर्टवेल। ग्वेन शॉर्टवेल ये हमारे पास प्रेसिडेंट है अगर हम बात करें स्पेसएक्स की, ठीक है। तो स्पेसएक्स की जो प्रेसिडेंट है वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है राइट नाउ, तो उनके बारे में पेपर में क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जा सकता है। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड सर्विलेंस, हमारे पास एक श्री वल्लुवर मेघा टाइगर रिजर्व, एक हमारे पास टाइगर रिजर्व बनाने की बात की गई है। श्री विल्लुपुत्थर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, ये कहां बनेगा? तमिलनाडु में, ठीक है। सो ये जो टाइगर रिजर्व है वो इंडिया के जो टाइगर प्रोटेक्शन के मिशन है उसको और आगे ले जाएगा। इंडिया में राइट नाउ 51 टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है। और हमारे पास एक बड़ा फेमस टाइगर रिजर्व है भारत का, मनास टाइगर रिजर्व, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो हमारे पास एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। देखिए, टाइगर्स की पॉपुलेशन को लेकर जब भी बात होती है तो आपने याद रखना है 2010 का सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। ये सेंट पीटर्सबर्ग कहां है? रशिया में। सो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन किसको लेकर था? ये बात आप याद रखिएगा, दैट इज रिलेटेड टू इंक्रीजिंग द टाइगर पॉपुलेशन। टाइगर पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास क्या किया गया था? टाइगर पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, ठीक है, 2010 में। आगे अगर हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, 29 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबल टाइगर डे। एक और पॉइंट याद रखिएगा, 29 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबल टाइगर डे, ठीक है। लोगों को टाइगर को लेकर जो अवेयरनेस ड्राइव है उसके लिए, ठीक है। भारत में आपको सबसे ज्यादा टाइगर देखने को मिलेंगे, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर्स आपको भारत में ही देखने को मिलेंगे। और भारत के कई सारे नेशनल पार्क्स हैं जहां पर, और टाइगर रिजर्व है जहां पर टाइगर की पॉपुलेशन अच्छी खासी बढ़ चुकी है। और मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि भारत के किस टाइगर रिजर्व में आपको मैक्सिमम टाइगर्स देखने को मिलेंगे? अब मैं स्टूडेंट स्टेट नहीं पूछ रहा हूं, मैं टाइगर रिजर्व पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं किस टाइगर रिजर्व में आपको मैक्सिमम टाइगर्स देखने को मिलेंगे? ओके स्टूडेंट, मैक्सिमम टाइगर्स आपको देखने को मिलेंगे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, ठीक है। और ये हमारे पास टाइगर रिजर्व आपको कहां देखने को मिलेगा? उत्तराखंड में। तो ये वो टाइगर रिजर्व है स्टूडेंट जहां पर आपको मैक्सिमम टाइगर्स देखने को मिलेंगे ना, सिंगल नेशनल पार्क। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एरो इंडिया 2021, 13th एडिशन ऑफ बाइनोमियल मिलिट्री एक्सरसाइज एरो इंडिया 2021, अ बिग स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। तो कहां पे हुआ है हमारे पास? ये हमारे पास बेंगलुरु कर्नाटक में ये जो हमारे पास मिलिट्री एक्सरसाइज है एरो इंडिया 21 एक तरह से एग्जीक्यूट किया गया, ठीक है। यहां पर इसकी इनॉग्रेशन किसने की? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। देखिए, इंडिया क्या चाहता है कि वो डिफेंस के मामले में और अच्छा परफॉर्म कर पाए। देखिए, इस समय अगर हम बात करें, इंडिया ने एक टारगेट रखा है अपने जो बहुत एम्बिशियस और बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है। इंडिया का टारगेट क्या है? टू अचीव 25 बिलियन इन डिफेंस प्रोडक्शन, की इंडिया जो है वो आत्मनिर्भर बने डिफेंस प्रोडक्शन में, 25 बिलियन की डिफेंस प्रोडक्शन करे, जिसमें 5 बिलियन का एक्सपोर्ट भी शामिल हो। ये टारगेट हमने कब तक रखा है? 2025 तक। इसी के चलते हमने 101 डिफेंस आइटम्स को
इंपोर्ट करना बैन भी कर दिया था। याद रखिएगा 101 डिफेंस आइटम्स का इंपोर्ट भी भारत ने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। अब मेरा क्वेश्चन हमारे आप लोगों से ये है कि अगर मैं स्पेस की बात, हमारे पास एयरफोर्स की बात करूं, तो एयरफोर्स के लिए हमारे पास फाइटर प्लेन बनाने का काम करता है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो HAL के साथ किस IT कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जहां पर इस IT कंपनी ने क्या प्रॉमिस किया है कि वो 3D एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाकर देंगे, 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट पार्ट्स। जी हाँ, 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट पार्ट्स, बेसिकली मतलब कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक स्पेशल टेक्नोलॉजी होती है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, नॉर्मल पार्ट्स तो 3D होते ही है, लेकिन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने के लिए कौन सी कंपनी ने एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया HAL के साथ? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। ओके, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट हमारे पास, अगर हम बात करें, करेक्ट आंसर है विप्रो। जी हाँ, विप्रो नाम की जो IT कंपनी है उसने हमारे पास एक एग्रीमेंट साइन किया है HAL के साथ, जहां पर उन्होंने कमिट किया है कि वो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे पास जो एयरक्राफ्ट पार्ट्स है वो बनाकर HAL को हैंडओवर करेंगे। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज है कंस्ट्रक्शन ऑफ लालंदर डैम। ठीक है, इंडिया क्या करेगा, अफगानिस्तान में एक नए डैम की कंस्ट्रक्शन करेगा, लालंदर डैम, जिसको शतूत डैम का नाम भी दिया गया है। अफगानिस्तान देखिए इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग अलाई है, इंडिया हमेशा अफगानिस्तान के लिए एक बड़े भाई का रोल प्ले करते हुए उसकी हेल्प करता है। देखिए काबुल रिवर बेसिन में ये जो नया डैम है वो बनाया जाएगा, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री में इंडिया लालंदर डैम या शतूत डैम जो है उसकी कंस्ट्रक्शन करेगा? सो दैट इज अफगानिस्तान, जहां की कैपिटल है काबुल। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है अफगानिस्तान के? अशरफ घनी। जी हाँ, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान अशरफ घनी। अब एक बात स्टूडेंट मैं और बताना चाहूंगा, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि इंडिया यहां पर कोई डैम बना रहा हो। इससे पहले हमने एक सलमा डैम बनाकर अफगानिस्तान को हैंडओवर किया था, जिसको अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि हमारे पास किस डैम को अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी कहा जाता है, दैट इज सलमा डैम। तो जिसको इरिगेशन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, जो हरी रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा। जी हाँ, रिवर का नाम आप देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। जो सलमा डैम के लिए जो रिवर है उसका नाम है हरी रिवर। ठीक है, अगर हम अफगानिस्तान की बात करें स्टूडेंट, तो अफगानिस्तान का इंडिया से क्लोज रिलेशन रहा है, अभी से नहीं, बहुत पहले से। इवन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो हमारे कुछ इंडियन साथियों ने, हमारे कुछ इंडियंस लोगों ने हमारे पास अफगानिस्तान में जाकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन एग्जाइल की फॉर्मेशन की थी। जी हाँ, याद रखिएगा 1915 में, 1915 में हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान इंडियंस ने अफगानिस्तान जाकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन एग्जाइल की स्थापना की थी। अब मेरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि जो 1915 में हमारे पास एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई थी, दैट इज प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन एग्जाइल 1915 जो एस्टैब्लिश हुई थी, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इस गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट की पोस्ट पर किसको अपॉइंट किया गया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। एक अच्छा क्वेश्चन हिस्ट्री से। ओके, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट महेंद्र प्रताप। जी हाँ, याद रखेंगे, करेक्ट आंसर है महेंद्र प्रताप। तो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान कुछ इंडियंस ने फैसला किया कि वो इंडियन इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट है उसको फौरन रहकर चलाएंगे, तो वो अफगानिस्तान चले जाते हैं और काबुल में जाकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन एग्जाइल की स्थापना करते हैं 1915 में। और प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया जाता है इस गवर्नमेंट का? महेंद्र प्रताप को। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो आप याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए जी, आगे चलते हैं। IAEA इंडियाज एनर्जी आउटलुक 2021, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसने इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 एक रिपोर्ट दी है, जिसमें क्या कहा कि वर्ल्ड 3rd बिगेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा इंडिया 2030 तक। यूरोपियन यूनियन के कंपैरिजन में भी इंडिया आगे निकल जाएगा। तो इंडिया बहुत बड़े लेवल पर एनर्जी कंज्यूम करेगा। देखिए इंडिया में एनर्जी कंजप्शन जो लगातार बढ़ती जा रही है, और इंडिया की GDP जो है वो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2040 तक $8.6 ट्रिलियन तक हो जाएगी। तो इस सब के चलते एनर्जी कंजप्शन भी जो है लगातार बढ़ेगी। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, IEA की, तो इस एजेंसी के बारे में याद रखना, इसके टोटल 30 मेंबर्स है स्टूडेंट। IEA के कितने मेंबर है? 30 मेंबर्स। और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। जी हाँ, इसका हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा? पेरिस, फ्रांस में। इस संस्था को एस्टेब्लिश कब किया गया? 1974 में। जी हाँ, 1974 में IEA को एस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि अगर हम बात करें 1973 में बहुत खतरनाक हमारे पास देखने को मिले थे ऑयल क्राइसिस। ठीक है, पूरे विश्व में ऑयल को लेकर प्रॉब्लम आ गई थी। तो
आने वाले टाइम में कैसे एनर्जी की डिमांड्स को पूरा किया जाए, और अगर कोई क्राइसिस आ जाए एनर्जी को लेकर तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, उससे निपटने के लिए 1974 में एक एजेंसी एस्टेब्लिश की गई थी जिसका नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। याद रखिएगा टोटल 30 मेंबर कंट्रीज हैं, हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1974 में। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक नया हमारे पास स्क्वायर किलोमीटर एरो के नाम से एक रेडियो टेलीस्कोप एस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप होगा। तो यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर सिर्फ एक कंट्री इस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होगा, यहां पर लगभग हमारे पास कई मेजर कंट्रीज होंगी जो स्काउ नाम के इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे। स्काउ यानी कि स्क्वायर किलोमीटर एरो ऑब्जर्वेटरी। तो इसने अप्रूवमेंट की है कि हमारे पास एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाया जाएगा जिसका नाम होगा स्क्वायर किलोमीटर एरे। इसमें जिन कंट्रीज में रिसीवर लगाए जाएंगे, उनके नाम आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है। इनके रिसीवर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसके अलावा इसके ऊपर रिसर्च वर्क हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, इटली, इन सब कंट्रीज में भी हमारे पास इसको लेकर रिसर्च वर्क कंडक्ट की जाएगी। रेडियो टेलीस्कोप जो होते हैं वो बहुत कैपेबल होते हैं डिटेक्टिंग गैस एंड कैन रिवील एरियाज ऑफ स्पेस विच आर हिडन बाय कॉस्मिक डस्ट, जो कॉस्मिक डस्ट से जो एरिया छिपा हुआ है। तो बेसिकली स्टूडेंट, जब मैं बात करता हूं रेडियो टेलीस्कोप की, तो इसमें क्या होता है, रेडियो रिसीवर होते हैं। रेडियो टेलीस्कोप में हमारे पास आपको देखने को मिलेंगे रेडियो रिसीवर्स। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यही है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमारे पास रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जो रेडियो वेव्स होती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जरा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स। ओके, करेक्ट आंसर है स्टूडेंट 30 हर्ट्ज टू 300 गीगा हर्ट्ज, ठीक है। करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं, करेक्ट आंसर है मेरे पास 30 हर्ट्ज टू 300 गीगा हर्ट्ज। सो ये हमारे पास रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो रहती है, ठीक है। सो डू रिमेंबर दैट थिंग। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट न्यूज आती है स्टूडेंट, आईसीसी को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अनाउंस्ड बायजूस एज ग्लोबल पार्टनर। तो बायजू की जब मैं बात करता हूं, इंडिया की एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई लर्निंग ऐप है जो कई बड़ी बड़ी डील्स फाइनलाइज कर रही है इन द रिसेंट टाइम, और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो क्रिकेट की रेगुलेटरी बॉडी है उसका ग्लोबल पार्टनर बन गया है 2021 से 2023 तक। तो 21 से 2023 तक जो भी आईसीसी के टूर्नामेंट होंगे, चाहे वो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो या कोई भी चीज हो, उसकी जो होस्टिंग राइट्स होंगे वो किसके पास रहेंगे, बायजू के पास, जो इंडियन लर्निंग ऐप है, बेसिकली इंडियन ऑनलाइन लर्निंग ऐप। आईसीसी की बात करूं स्टूडेंट, इसका हेडक्वार्टर आपको कहां देखने मिलेगा, दुबई में, ठीक है। आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको कहां देखने मिलेगा, दुबई में। और यहां पर एक और चीज जो आपने स्टूडेंट याद रखनी है कि आईसीसी के जो चेयरमैन है, ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट अभी रिसेंटली हुई थी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि जो नई अपॉइंटमेंट्स होती है ना बच्चों, उनको लेकर क्वेश्चन पूछने के चांसेस बने रहते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ग्रेग बार्कले, ठीक है, ग्रेग बार्कले हमारे पास नए चेयरमैन बने थे, और मनु साहनी है सीईओ ऑफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मैंने कहा कि बायजू बहुत तेजी से एक लर्निंग ऐप, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और इसको यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी कंसीडर किया जा रहा है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप वो होता है जिसकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा हो। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर और सीईओ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बायजूस फाउंडर एंड सीईओ। करेक्ट आंसर है स्टूडेंट बायजू रविंद्रन। जी हाँ, करेक्ट आंसर याद रखेंगे, करेक्ट आंसर है हमारे पास बायजू रविंद्रन, ठीक है। ये वो पर्सन है जिन्होंने 2011 में बायजू ऐप को एक तरह से स्टार्ट किया, जो कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्वावलंबन सशक्त टू प्रमोट स्टैंड अप इंडिया। देखिए हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसका नाम है स्वावलंबन सशक्त मेगा कैंपेन। इसमें क्या किया जाएगा, अवेयरनेस फैलाई जाएगी स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लेकर। देखिए एक स्कीम ऑलरेडी ऑनगोइंग है, बच्चों ध्यान से सुनना, हमारे पास एक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑलरेडी ऑनगोइंग है, स्टैंड अप इंडिया, जिसको एसयूआई के नाम से जाना जाता है। उस स्कीम के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, मतलब लोगों को बताया जाएगा कि ऐसी कोई स्कीम चल रही है। उसके लिए एक हमारे पास प्रोग्राम शुरू किया गया है, स्वावलंबन सशक्त मेगा कैंपेन। तो इसमें आप देखिएगा स्टूडेंट्स, जो समझने वाली बात है कि 2016 से ये स्कीम जो है स्टैंड अप इंडिया जो है वो चल रही है। इसमें हमारे पास क्या किया जाता है कि 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब को
और हमारे पास किसको, एसटी कैंडिडेट को, ठीक है, जी हाँ याद रखेंगे, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, और एसटी कैंडिडेट को हमारे पास यहां पर बोरो करने का, वुमेन कैंडिडेट को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन कैंडिडेट को बोरो करने का चांस दिया जाता है। इस सब के लिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कौन सी एजेंसी काम करती है, इस स्कीम को मैनेज करने के लिए काम करती है हमारे पास एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये वो संस्था है जो स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए काम करती है। इसके एमडी का नाम याद रखिएगा, सिडबी का पहले तो फुल फॉर्म एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसके करंट एमडी कौन है, देवेंद्र कुमार सिंह, देवेंद्र कुमार सिंह इसके करंट एमडी है। और याद रखिएगा बच्चों कि ये 1990 से 1990 से भारत के लिए रीफाइनेंसिंग का काम कर रही है, स्पेशली स्मॉल इंडस्ट्रीज को एक तरह से प्रोटेक्शन देने का, उनको फंड्स प्रोवाइड करने का काम कर रही है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सिडबी का हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सिडबी का हेडक्वार्टर जो है वो कहां देखने को मिलेगा, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं देवेंद्र कुमार सिंह। ओके, सिडबी का हेडक्वार्टर स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगा लखनऊ में। जी हाँ याद रखेंगे बच्चों, सिडबी का हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा, लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट स्टेट द डिसमेंटलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट। देखिए हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है आईएनएस विराट, जो रिटायर हो चुका है, डीकमीशन्ड हो चुका है बेसिकली। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। देखिए स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा शिप होता है जिसके ऊपर कई सारे फाइटर प्लेन्स जो हैं वो खड़े रहते हैं, और ये किसी दुश्मन देश के पास जाकर खड़ा हो जाएगा, एज अ बेस काम करेगा, और वहां से हमारे फाइटर प्लेन्स क्या करेंगे, वो उस कंट्री को बॉम्बिंग करेंगे। तो भारत का ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट कैरियर था जो इंडिया ने कौन सी कंट्री से खरीदा था, यूके से, ठीक है। HMS हर्मस के नाम से इसको पहले जाना जाता था, यूके से हमने इसको खरीदा था। एक्चुअली स्टूडेंट ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट, पहले यूके के लिए सर्व किया, फिर इंडिया के लिए सर्व किया। इंडियन नेवी में इसको 1987 में जगह मिली थी, और बाद में 2017 में इसको डीकमीशन कर दिया गया था। अब हुआ क्या है कि इसको स्क्रैप के रूप में, मेटल स्क्रैप के रूप में श्री राम ग्रुप, एक ग्रुप है, उसने खरीद लिया 38.5 करोड़। तो अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि इसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा, उसको तोड़ दिया जाएगा, उसके मेटल को स्क्रैप के तौर पे यूज कर दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसको लीड कर रहे थे शरद अरविंद बोबडे, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने स्टे लगा दिया है, और उन्होंने क्या कहा है कि अभी आप इसको डिसमेंटल नहीं करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट पहले प्रोजेक्शन की जा रही थी, पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि इसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि बच्चे और जो हमारे पास यंगस्टर्स हैं उसको देख सकें और समझ सकें कि हमारी नेवी किस तरह से काम करती है। तो अभी लेकिन वो चीज़ जो है वो नहीं हो पा रही। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ और कि आप याद रखिएगा कि कौन सी कंट्री से खरीदा गया था। और अभी भारत का जो एयरक्राफ्ट कैरियर, मेजर एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका नाम है INS विक्रमादित्य। याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया अभी यूज कर रहा है उसका नाम है INS विक्रमादित्य। ये इंडिया ने परचेज किया है रशिया से। इसका ओल्ड नेम था एडमिरल गोर्शकॉफ, ठीक है। आपको स्टूडेंट पेपर पॉइंट से भी याद रखना है कि इंडिया अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर अभी हमारे पास बना रहा है, और ऑलमोस्ट वो फाइनल फेज में बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, और उसका नाम होगा INS विक्रांत। याद रखिएगा, जो इंडिया पहला एयरक्राफ्ट कैरियर खुद से बना रहा है उसका नाम होगा INS विक्रांत, ठीक है। ये इंडिया खुद से डेवलप कर रहा है और ऑलमोस्ट फाइनल फेज में है, और बहुत जल्द ये काम जो है वो करने लगेगा। तो ये कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिनके नाम आपको पेपर पॉइंट से याद रखने हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप वो हमारे पास कौन है, उसका नाम है हमारे पास INS विराट, जो रिटायर हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास श्रीलंका सेटल 400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी विद इंडिया। देखिए श्रीलंका की जब मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा, श्रीलंका ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत अपने जो उसके ड्यूज थे $400 मिलियन के वो पे कर दिए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें, RBI ने जुलाई 2020 में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट दिया था। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है कि हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज को या अपने साथ जो व्यापार करने वाली कंट्रीज हैं उनको एक प्रिविलेज देते हैं, उनको एक हेल्प करने की कोशिश करते हैं। कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है उस पर हम डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। तो यहां पर आप देखिएगा कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये एक हमारे पास ग्रुप है सार्क के नाम से। इन कंट्रीज के लिए करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क लॉन्च किया था किसने, RBI ने। ओके, सार्क का हेडक्वार्टर याद रखेंगे कहां है, काठमांडू। सार्क का हेडक्वार्टर कहां है, काठमांडू नेपाल में। और यहां पर आप देखिएगा स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या कि हमारे पास किस कंट्री को इंडिया ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत $400 मिलियन करेंसी स्वैप करने का एक ऑप्शन दिया था। वो कंट्री हमारे पास कौन सी है, वो कंट्री है हमारे पास श्रीलंका, जिसके करंट प्रेसिडेंट कौन है। अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट की,
तो प्रेसिडेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे गोतबाया राजपक्षे, ठीक है, गोतबाया राजपक्षे जो है वो प्रेसिडेंट है। और श्रीलंका की 2 कैपिटल्स है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें, एक तो है जयवर्धनपुरम कोट्टे और दूसरी है कोलंबो, ठीक है, कोलंबो और जयवर्धनपुरम कोट्टे। अब देखिए स्टूडेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सार्क के बारे में पता होना चाहिए कि सार्क के बारे में आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। सार्क एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है जब हम रीजनल लेवल पे बात करते हैं। रीजनल लेवल पे जब भी बात करेंगे तो सार्क एक इंपॉर्टेंट ग्रुप हमारे पास हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि सार्क की एस्टेब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुई थी? सार्क जो है वो कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सार्क एस्टेब्लिश इन विच पर्टिकुलर ईयर। ओके स्टूडेंट, याद रखिएगा सार्क जो है वो 1985 में एस्टेब्लिश हुआ। और इसके टोटल कितने मेंबर कंट्रीज हैं? इसके जो मेंबर कंट्री है वो टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं। और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा काठमांडू, नेपाल में, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। ओके, गवर्नमेंट टू सेल 20% स्टेक इन एनएफएल। एनएफएल देखिए, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये हमारे पास भारत के सबसे बड़े फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग एंटिटी में से एक है। इसको एस्टेब्लिश किया था, एनएफएल को एस्टेब्लिश किया गया था 1979 में स्टूडेंट्स। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा नोएडा में। एनएफएल का हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा? नोएडा में। और इसके करंट एमडी कौन है? तो वो है वीएन दत्त। जी हां, याद रखिएगा, वीएन दत्त जो है वो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एनएफएल के। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि वो एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अंदर जो अपनी शेयर होल्डिंग्स है, ठीक है, उसको हमारे पास सेल करेगी, 20% शेयर होल्डिंग को सेल कर देगी। ये सेल का प्रोसेस इनिशिएट कौन करेगा? डाइपैम। मैंने पहले भी इस डिपार्टमेंट के बारे में बताया, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। एनएफएल जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरिया का इन द कंट्री। हमारे अगर मैं बात करूं मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, वो कौन है? डीवी सदानंद गौड़ा। जी याद रखेंगे, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर कौन है? डीवी सदानंद गौड़ा। और उन्होंने स्टूडेंट अभी कुछ साल बोल रहा हूं, कुछ महीनों पहले अभी अनाउंसमेंट की थी, कुछ महीनों पहले अनाउंसमेंट की थी कि इंडिया जो है वो 2023 तक, याद रखिएगा, 2023 तक फर्टिलाइजर्स में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। याद रखिएगा, इंडिया गोइंग टू बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन बाय विच ईयर? 2023। पेपर पॉइंट से याद रखिएगा, एज पर द गवर्नमेंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट, इंडिया गोइंग टू बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन बाय 2023। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने एग्जाम पॉइंट से याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आरबीआई अनाउंसेस ₹20,000 करोड़ फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई ने क्या कहा है कि वो हमारे पास परचेज करेगा हमारे पास 20,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब देखिए, अब होगा क्या? देखिए, मार्केट में चल रहा है स्लो डाउन। अभी आपने सुना होगा कि हमारी इकोनॉमी जो है रिवाइव कर रही है और मार्केट में पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए आरबीआई क्या करता है? मार्केट में पैसा पंप इन करने के लिए, मार्केट में पैसा अवेलेबल कराने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लेता है। देखिए यहां पर क्या कहा गया? परचेज क्या कहा, और परचेज कितना करेगा? 20,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेगा। इससे ये $2.74 बिलियन या यूं कहूं 20,000 करोड़ मार्केट में, इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा? इंडियन मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी। जी हां, याद रखिएगा, इंडियन मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी और अल्टीमेटली मार्केट के रिवाइव होने के जो चांसेस हैं वो भी हमें जल्दी से देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं किसके द्वारा? भारत के अंदर, दैट इज परफॉर्म्ड बाय आरबीआई। और इस ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आरबीआई क्या करता है? सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। और आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है? जी हां, याद रखेंगे, शक्तिकांता दास। आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। और आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। जी हां, याद रखेंगे। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा? मुंबई में। आरबीआई का हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेगा? मुंबई में। और करंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज हमारे पास बुक आई है, लास्ट न्यूज फॉर द डे, कमला वे अमेरिकन लाइफ। तो हमारे पास जो यूएसए की राइट नाउ हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उनके ऊपर डैन मोरियन एक जर्नलिस्ट और ऑथर है, उन्होंने एक बुक लिखी है कमला वे एन अमेरिकन लाइफ। तो ये हमारे पास फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की, और पहली बार कोई ब्लैक वुमेन ने इस बड़ी पोजीशन को अटेन किया है। तो ये इंडियन ओरिजिन से है बच्चों, मतलब कि इनकी जो मदर थी वो इंडियन ओरिजिन से हमारे पास थी, ठीक है। ऑल्दो ये इनको आप इंडियन नहीं कह सकते। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन, कि कमला हैरिस का जो एंसेस्ट्रल विलेज है वो भारत की किस स्टेट में आपको देखने को मिलेगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कमला हैरिस का जो एंसेस्ट्रल विलेज है वो आपको भारत के किस राज्य में देखने को मिलेगा? ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, हाँ जी, तमिलनाडु। कमला हैरिस का जो एंसेस्ट्रल विलेज है वो आपको देखने को मिलेगा इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु।
तो ये थे स्टूडेंट हमारे पास लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूं आपको सब अच्छे समझ आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।